आज हम बालमुकुंद गुप्त जी की प्रसिद्ध व्यंग्य रचना शिव शंभू के चिट्ठे के एक बेहद महत्वपूर्ण अंश पर बात करेंगे। विदाई संभाषण। जी बिल्कुल। ये अंश लॉर्ड कर्जन के भारत से जाने के समय पर लिखा गया था। कर्जन जो 1899 से 1905 तक मतलब 2 बार भारत के वायसराय रहे। हाँ। और ये महज एक विदाई का वर्णन नहीं है, बल्कि ये अपने आप में उस समय के भारत, अंग्रेजी शासन का मिजाज और मानवीय भावनाओं का एक बहुत ही सजीव दस्तावेज है, कह सकते हैं। तो आज हमारा इरादा है इस पाठ के जरिए कर्जन के शासन काल के जो विरोधाभास है उनको समझना। बिल्कुल। उस दौर में भारतीयों की स्थिति कैसी थी और सबसे जरूरी लेखक का जो व्यंग्य है उसके पीछे के गहरे अर्थ। हाँ, और ये देखना भी मतलब काफी दिलचस्प होगा कि गुप्त जी ने कितनी बारीकी से कर्जन की व्यक्तिगत लाचारी को उस समय के जो करोड़ों भारतीय थे, हाँ, उनकी सामूहिक बेबसी से जोड़ा है। सही। ये पाठ दिखाता है कि तानाशाही मतलब निरंकुश शासन का दुख वो सिर्फ आम लोगों को नहीं होता। अच्छा। कभी कभी वो टॉप पर बैठे व्यक्ति को भी झेलना पड़ता है। और हाँ, उस दौर की पाबंदियों को देखते हुए ये अपने आप में गद्य लेखन का एक बहुत साहसिक उदाहरण है। बिल्कुल। तो बात शुरू करते हैं कर्जन के शासनकाल से और उसके अंत से। उनके समय में कुछ प्रशासनिक सुधार हुए, विकास के काम भी हुए, कई आयोग बने, जैसा कि स्रोत बताते हैं। जी। लेकिन क्या इन सब का मकसद वाकई भारत का भला करना था? देखिए, स्रोत तो यही इशारा करते हैं कि असली उद्देश्य तो भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें मजबूत करना था। अच्छा। और भारत के जो संसाधन है, हाँ, उनका ब्रिटेन के हित में बेहतर इस्तेमाल करना। ओके। कर्जन तो सरकारी निरंकुशता मतलब एब्सोल्यूट पावर के जी, क्या कहते हैं प्रबल पक्षधर थे। अच्छा। उन्होंने तो प्रेस की आजादी पर भी काफी सख्त पाबंदियां लगाई थी। और विडंबना देखिए, जिस निरंकुशता के वो इतने हिमायती थे, कहीं ना कहीं उनका अंत भी उसी की वजह से हुआ। बिल्कुल। वो अपनी काउंसिल में, जिसे हम आज की कैबिनेट समझ सकते हैं, एक फौजी अफसर को अपनी मर्जी से सदस्य नियुक्त करवाना चाहते थे। हाँ? ब्रिटिश सरकार ने ये मांग नहीं मानी। इस टकराव में उन्हें भारत और इंग्लैंड दोनों जगह मतलब नीचा देखना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब इतने ताकतवर वाइसराय के लिए ये एक बहुत बड़ी और शायद अप्रत्याशित हार थी। इसी पृष्ठभूमि में लेखक अपनी बात शुरू करते हैं, है ना? वो लिखते हैं, माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। इसमें क्या सिर्फ एक सूचना है या कुछ और भी है? नहीं, ये सिर्फ सूचना नहीं है, इसमें गहरा व्यंग्य है। लेखक जैसे कह रहे हो कि आपके चाहने या न चाहने से क्या होता है, कोई तीसरी शक्ति भी है। हाँ। जिसे हम भाग्य कहें या समय या इतिहास की गति जो अपना काम करती है, जिस पर आपका भी नियंत्रण नहीं है। अच्छा। ये उस वाइसराय को उसकी सीमा याद दिलाने जैसा है, जो शायद खुद को सर्वशक्तिमान समझता था। अब यहाँ एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। लेखक कहते हैं कि भारतवासी कर्जन के दोबारा आने से दुखी थे। हाँ, बिल्कुल दुखी थे। उनके जाने का इंतजार कर रहे थे। हाँ। पर जब वो जा रहे हैं तो विदाई के क्षण में हर्ष की जगह विषाद होता है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, ये मानवीय भावनाओं की जटिलता को दिखाता है। लेखक खुद इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। वो पल बड़ा पवित्र, निर्मल और कोमल होता है। उस क्षण में पुरानी कड़वाहट, वैर भाव जैसे पीछे छूट जाते हैं। हाँ। और मन में एक उदासी, एक करुणा का भाव आ जाता है। हाँ। ये सिर्फ कर्जन के लिए नहीं, मतलब किसी के भी जाने पर महसूस हो सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सार्वभौमिक मानवीय भावना है या इसमें उस विशेष राजनीतिक संदर्भ का भी कोई गहरा कटाक्ष छुपा है? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। इसी भावना को समझाने के लिए लेखक ने शिव शंभू की गायों का बड़ा सटीक उदाहरण दिया है। वो क्या था? हाँ, वो बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। शिव शंभू के पास 2 गायें थीं। एक थोड़ी बलवान थी जो दूसरी कमजोर गाय को अक्सर अपने सींगों से टक्कर मारती थी, गिरा देती थी। अच्छा, रोज सताती थी मतलब? हाँ, रोज सताती थी। लेकिन जब वो बलवान वो मारने वाली गाय ब्राह्मण को दे दी गई तो अजीब बात हुई। क्या? वो कमजोर गाय जिसे रोज मार खानी पड़ती थी, वो उसके जाने पर खुश नहीं हुई, बल्कि उदास हो गई। अरे! उसने उस दिन चारा तक नहीं खाया। कमाल का उदाहरण है। ये किस तरह कर्जन और भारतीयों के रिश्ते पर रोशनी डालता है। ये उदाहरण दिखाता है कि जिस देश के पशुओं में भी बिछड़ने पर ऐसी भावना आ सकती है, वहाँ मनुष्यों की दशा क्या होगी, है ना? हाँ बिल्कुल। ये भारतीयों की कर्जन के प्रति जो मिलीजुली भावनाएं थीं, उन्हें समझने की एक कुंजी है। उनके शासन से गहरी नाराजगी थी, उनके जाने की कामना भी थी, पर विदाई के उस खास पल में एक मानवीय करुणा का भाव भी था। ये शायद उस दौर की पराधीनता की पीड़ा को भी दर्शाता है, जहां शासक के जाने पर भी
एक अजीब किस्म का खालीपन शायद महसूस हो सकता है। लेखक कर्जन के पूरे शासनकाल को एक नाटक की तरह देखते हैं। जी। पर कैसा नाटक? एक घोर दुखांत नाटक, ट्रेजेडी। दुखांत नाटक। हाँ, जिसकी शुरुआत मतलब पहला एक्ट बहुत शानदार था। मध्य भाग यानी दूसरा एक्ट वो सुख और शान की पराकाष्ठा जैसा था, लेकिन अंत तीसरा एक्ट बेहद दुखद एंटी क्लाइमैक्स जैसा। और इस नाटक का निर्देशक कौन था? कर्जन खुद थे या कोई और? यही लेखक का व्यंग और गहरा होता है। वो कहते हैं कि कर्जन ने शायद सोचा होगा कि वो इस नाटक के सूत्रधार हैं, अपनी लीला दिखा रहे हैं। पर असल में पर्दे के पीछे कोई और ही लीलामय शक्ति, ईश्वर कहें या नियति, वो अपनी पटकथा लिख रही थी। अच्छा। जिसका अंदाजा शायद खुद कर्जन को भी नहीं था। कर्जन की अपनी इच्छाएं थी, अपनी योजनाएं थी, पर अंतिम नतीजा कुछ और ही निकला। जैसे कि जब वो दूसरी बार वायसराय बनकर बंबई उतरे थे जी, तो उन्होंने बड़े दावे किए थे। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि वो भारत को ऐसा बनाकर जाएंगे कि उनके बाद जो वायसराय आएंगे उन्हें सालों तक चैन रहेगा। अच्छा। उन्हें कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो सुख की नींद सोएंगे। लेकिन हुआ क्या असल में? हुआ ठीक उल्टा। कर्जन खुद अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार बेचैन रहे, विवादों में घिरे रहे और जाते जाते देश में ऐसी राजनीतिक अशांति और बेचैनी फैला गए, खासकर बंगाल विभाजन के बाद, कि उसे शांत करने में उनके उत्तराधिकारियों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करनी पड़ेगी। बाप ले। लेखक की भाषा देखिए, आपने अपना बिस्तरा गरम राख पर रखा है और भारतवासियों को गरम तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। वाह, क्या पंक्ति है। मतलब न खुद चैन पाया, न प्रजा को चैन से रहने दिया। ये तो असफल नेतृत्व का एक तीखा चित्र है। बिल्कुल। कर्जन की शान शौकत का भी जिक्र आता है। जी। दिल्ली दरबार का वर्णन तो बहुत विस्तार से किया गया है। हाँ, वो उनकी सत्ता के चरम का प्रतीक था। उनकी और उनकी पत्नी की कुर्सी सोने की थी, जबकि ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम के भाई ड्यूक ऑफ कनॉट और उनकी पत्नी की कुर्सी चांदी की। अच्छा, इतना फर्क? हाँ, जुलूस में कर्जन का हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। हौदा, चवर, छत्र सब दूसरों से बढ़कर। भारत के सभी राजा महाराजाओं ने पहले कर्जन को सलाम किया, फिर बादशाह के भाई को। लेखक के शब्दों में, भारत में ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद अगर किसी का दर्जा था तो वो लॉर्ड कर्जन का ही था। और फिर उस शिखर से सीधा पतन, इसका जिक्र कैसे किया गया है? पतन का कारण बना जंगी लाट, यानी उस समय के कमांडर इन चीफ किचनर के साथ उनका विवाद। अच्छा, किचनर। हाँ, इस टकराव में कर्जन को ऐसी हार मिली कि लेखक कहते हैं वो सिर के बल नीचे आ रहे। अपने ही देश इंग्लैंड में उन्हें अपनी बात मनवाने में असफलता मिली। पद छोड़ने की धमकी दी, लेकिन वो भी काम न आई। उनकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई। कर्जन अपनी धीरता, गंभीरता के लिए भी जाने जाते थे। लेखक उस पर भी टिप्पणी करते हैं। हाँ, कहा जाता था कि वो बड़े धीर और गंभीर स्वभाव के हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब वो कौंसिल में अपनी मर्जी के एक तरह से बेकानूनी कानून पास करवा रहे थे, हाँ। या विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में छात्रों को उपदेश दे रहे थे, तब उनकी ये कथित धीरता गंभीरता गायब हो गई थी। अच्छा। वहां उनका असली वो निरंकुश रूप सामने आ गया था। और इंग्लैंड में बार बार इस्तीफे की धमकी देने से क्या साबित हुआ? उससे यही साबित हुआ कि उनकी नींव हिल चुकी है। वो अब उतने मजबूत और आत्मविश्वास से भरे नहीं रहे। लेखक कहते हैं कि अंत में उन्हें वहां भी दिवालिया होना पड़ा, यानी उनकी धमकियों का असर खत्म हो गया और धीरता गंभीरता के साथ साथ अपनी जिद, अपनी दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। ये तो उनके व्यक्तिगत पतन की कहानी हुई, लेकिन उनके शासन का भारत पर क्या असर हुआ, इस पर लेखक क्या कहते हैं? जाहिर है आलोचना ही होगी। बिल्कुल, आलोचना ही है। लेखक बताते हैं कि एक समय था जब देश के बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उनकी ताल पर नाचते थे। राजे महाराजे उनके सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे। उनके एक इशारे पर लोगों की किस्मत बदल जाती थी, मतलब प्रलय तक हो सकती थी। उन्होंने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया? लेखक के अनुसार उन्होंने इस ताकत का इस्तेमाल पूरी तरह मनमाने ढंग से किया। कितने ही राजाओं को उन्होंने मट्टी के खिलौने की तरह पद से हटा दिया या उनके अधिकार छीन लिए। दूसरी तरफ अपनी कृपा से साधारण लोगों को बड़े पदों पर बिठा दिया। उनकी नीतियों से देश की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो पायमाल हुई, स्वाधीनता की भावना को कुचला गया। और सबसे बड़ा जुल्म किसे माना गया उनके शासन का? बंगदेश के सिर पर आराह रखा गया, यानी बंगाल का विभाजन 1905 का।
बंगाल विभाजन। हाँ, इसे लेखक कर्जन की तानाशाही और निरंकुशता का सबसे बड़ा और विनाशकारी उदाहरण मानते हैं। ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे देश में भारी असंतोष पैदा किया था। और ये फैसला क्या कर्जन की जिद का नतीजा था? लेखक तो यही मानते हैं। वो सीधा सवाल पूछते हैं, क्या कर्जन ने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी काम ऐसा किया जिसमें उन्होंने अपनी जिद छोड़कर प्रजा की मर्जी का मान रखा हो? इसकी तुलना भी की है उन्होंने किसी से। हाँ, वो कहते हैं कि कैसर जो जर्मनी के शासक थे और जार रूस के शासक जो खुद बड़े तानाशाह माने जाते थे, हाँ, वे भी कभी कभी जनता के दबाव में आकर उनकी बात सुन लेते थे। यहाँ तक कि नादिर शाह, जिसने दिल्ली में कत्लेआम किया था। हाँ, वही जिसने दिल्ली में भयानक कत्लेआम मचाया था। जब आसिफ जहां ने तलवार गले में डालकर उससे रहम की भीख मांगी तो उसने भी कत्लेआम रोक दिया था। लेकिन कर्जन ने बंगाल विभाजन के मामले में क्या किया? 8 करोड़ बंगाली हिंदू और मुसलमान दोनों गिड़गिड़ाते रहे, अर्जियां देते रहे, विरोध प्रदर्शन करते रहे कि बंगाल को ना बांटा जाए। लेकिन कर्जन ने उनकी एक न सुनी। लेखक बड़ी तल्ख टिप्पणी करते हैं, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, और क्या विडंबना है कि जिस जिद ने भारत की प्रजा को इतनी पीड़ा दी, अंत में वही जिद कर्जन के पतन का कारण भी बनी। वो खुद अपनी जिद के शिकार हो गए। ये कर्जन के शासन और उनके चरित्र का एक बहुत ही मार्मिक और तीखा विश्लेषण है। बिल्कुल। इसके बाद लेखक भारतीय प्रजा के चरित्र की ओर ध्यान दिलाते हैं, उनकी सहनशीलता का जिक्र करते हैं। किस तरह की सहनशीलता? लेखक कहते हैं कि भारत की प्रजा दुख और कष्टों को झेलते हुए भी भविष्य की ओर देखती है। वो जानती है कि संसार अनित्य है, हर चीज का अंत होता है। दुख का समय भी हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन बीत जाएगा। इसी विश्वास के सहारे वो पराधीनता और कठिनाइयां सहकर भी जीती रहती है। और कर्जन इस प्रजा के प्रति कैसे थे? क्या वो उनकी भावनाओं को समझ पाए? लेखक का मानना है कि कर्जन ने इस कृतज्ञता की भूमि यानी भारत और यहाँ की प्रजा की महानता को कभी नहीं समझा। अच्छा। वे यहाँ की दीन दुखी प्रजा की श्रद्धा और भक्ति अपने साथ नहीं ले जा सके। पढ़े लिखे भारतीयों को तो वो शक की निगाह से देखते थे और पसंद नहीं करते थे। हाँ, ये तो था। हाँ, कभी कभार भाषणों में अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम ले लेते थे, शायद सहानुभूति दिखाने के लिए। और इसी अनपढ़ प्रजा के बीच गाए जाने वाले एक गीत का जिक्र लेखक करते हैं जो बहुत प्रभावशाली है, नर सुल्तान नामक राजकुमार का किस्सा। हाँ, ये किस्सा कर्जन के आचरण के ठीक विपरीत एक आदर्श प्रस्तुत करता है। कहानी है कि नर सुल्तान नाम का एक राजकुमार था, जिसके बुरे दिन आए तो उसने नरवरगढ़ नाम की जगह पर कई साल गुजारे। नरवरगढ़? हाँ, वहां उसने चौकीदारी जैसे छोटे काम से लेकर राज्य के ऊंचे पद तक काम किया। और जब वो वहां से विदा हुआ तब क्या हुआ? जब वो नगर छोड़कर जा रहा था तो घोड़े पर सवार होकर नगर के दरवाजे से बाहर आया। फिर उसने रुककर शहर की ओर मुड़कर आंखों में आंसू भरकर उसे प्रणाम किया। उसने जो कहा वो सुनने लायक है। उसने कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपत्ति के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। ओह। और आगे वो कहता है, भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की भलाई की चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम स्वीकार न करना। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। ये तो वाकई बहुत मार्मिक है। इसमें कृतज्ञता है, विनम्रता है, अपनी जिम्मेदारियों का गहरा एहसास है। ये सीधे सीधे कर्जन के व्यवहार और रवैये पर एक टिप्पणी है। निश्चित रूप से ये नर सुल्तान का किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये गुप्त जी का सत्ता और शासक के रिश्ते पर एक मौलिक विचार है। वो कह रहे हैं कि असली शासक वो नहीं जो सिर्फ हुक्म चलाए, हाँ, बल्कि वो जो प्रजा का ऋणी महसूस करे, जो सेवा को अपना धर्म समझे। कर्जन की विदाई के ठीक विपरीत ये तस्वीर रखकर वो कर्जन की पूरी सत्ता शैली पर ही सवाल उठा रहे हैं। और इसी किस्से के बाद लेखक सीधे कर्जन से एक सवाल पूछते हैं, एक तरह की अंतिम चुनौती देते हैं। हाँ, वो पूछते हैं, माय लॉर्ड, जिस देश की अनपढ़ प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, क्या आप भी उस देश से चलते समय कुछ ऐसा कह सकेंगे? क्या कह सकेंगे? लेखक क्या उम्मीद करते हैं कर्जन से? वो पूछते हैं कि क्या कर्जन ये स्वीकार कर सकेंगे,
अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वो शान देखी जो इस जीवन में कहीं और संभव नहीं थी। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कोई कमी नहीं की। क्या वो कह पाएंगे कि जब तक ताकत थी तब तक भलाई करने की नीयत नहीं थी, और अब जब शक्तिहीन हो गए हैं तब भारत के भले की कामना करते हैं? क्या लेखक को लगता है कि कर्जन ऐसा कह पाएंगे? उन्हें शक है। वो अंत में लिखते हैं कि देश शायद आपकी पिछली कड़वी बातें भूल जाए, पर आप में इतनी उदारता कहाँ कि आप ऐसी बातें कह सकें। इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ? ये एक सीधा तीखा व्यंग्य है। बिल्कुल। ये उनके चरित्र, उनके अहंकार और उनकी संभावित प्रतिक्रिया पर संदेह व्यक्त करता है। तो ये स्पष्ट है कि बालमुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण सिर्फ लॉर्ड कर्जन की विदाई पर लिखा गया एक सामयिक लेख नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, ये सत्ता के स्वभाव पर, मानवीय भावनाओं की परतों पर और खासकर उपनिवेशी शासन की विडंबनाओं और उसकी अंदरूनी क्रूरताओं पर एक बहुत शक्तिशाली टिप्पणी है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे लेखक ने व्यंग्य, विनोद और गहरी मानवीय अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल करके उस दौर की सेंसरशिप और पाबंदियों के बावजूद कितनी हिम्मत और कलात्मकता से अपनी बात कही है। उन्होंने कर्जन के पतन को सिर्फ एक राजनीतिक घटना की तरह नहीं देखा, बल्कि उसे एक मानवीय त्रासदी के रूप में भी प्रस्तुत किया। ऊंचे चढ़कर गिरना, अपने ही अहंकार और जिद का शिकार हो जाना। हाँ बिल्कुल। और जो प्रतीक और उदाहरण उन्होंने चुने हैं, शिवशंभू की गायों का वो मनोवैज्ञानिक उदाहरण, हाँ, दिल्ली दरबार की भव्यता और उसके बाद के पतन का नाटकीय चित्रण, नादिर शाह जैसी क्रूर हस्ती से तुलना, और अंत में नरवरगढ़ के राजकुमार नरसुल्तान का वो आदर्श किस्सा। हाँ, वो तो कमाल है। ये सब मिलकर एक ऐसा प्रभाव रचते हैं जो पढ़ने या सुनने वाले के मन पर लंबे समय तक बना रहता है। ये सब हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना? बिल्कुल। ये सवाल उठता है कि जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति सत्ता छोड़ता है तो क्या वो अपने कार्यकाल को, अपनी कामयाबियों और नाकामियों को उसी नजर से देख पाता है जिस नजर से आम लोग या शासित लोग देखते हैं? सही सवाल है। और इतिहास लिखते समय क्या सिर्फ बड़ी घटनाओं और फैसलों को ही याद रखा जाता है, या विदाई के क्षणों में जाहिर होने वाली इंसानियत, विनम्रता या उसके अभाव जैसी चीजों का भी कोई महत्व होता है? और वो नरवरगढ़ के राजकुमार वाली बात। हाँ, क्या नरवरगढ़ के राजकुमार जैसी विदाई, जिसमें कृतज्ञता हो, अपनी जिम्मेदारी का बोध हो और शायद अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस भी हो, क्या वो आज के नेताओं के लिए भी कोई सीख या विचार करने लायक आदर्श हो सकती है?